पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंग के दायरे जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जंग अपने एक दिलचस्प मोड़ पर भी पहुंच रही है। वो इसलिए कि जिन्हें गुरूर था अपनी ताकत पर, जिन्हें गुरूर था अपने सुपर पावर होने पर, जिन्हें गुरूर था कि वो जिस भी देश में घुसेंगे उसे मिनटों में मसल करके रख देंगे, ये सारे के सारे गुरूर जो हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस ने तोड़ करके रख दिए हैं। जिसमें हमास भी शामिल है, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, ईरान शामिल है, इराक, सीरिया और यमन शामिल है। और यमन के बढ़ते हमले लाल सागर में एक बड़े युद्ध को लेकर के जा रहे हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए अमरीश मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लाल सागर में जो यमन के हमले लगातार हो रहे हैं, यूएन चेतावनी देता है, जो अमेरिका सुपर पावर है वो लाचार होकर के यूएन को बोलता है कि आप यमन को समझाइए। यूएन चेतावनी देता है, महज कुछ ही घंटे बाद 21 ड्रोन और मिसाइलें दाग दी जाती हैं यमन की तरफ से। कैसे देखा और समझा जाए इस चीज को? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि जो यमन ने आज हमला किया है अमेरिकन शिप पे, उसकी पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं। यमन की तरफ से बयान आया है कि उसने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है जिसमें ड्रोन्स भी शामिल हैं, छोटी वॉरशिप्स भी शामिल हैं। अब आप सोचिए। और जिस दिन जो 27 दिसंबर को जो 10 यमन की नेवी के 10 लोगों को यूएस ने शहीद किया था, वो लोग भी छोटी बोट्स पे थे, वो भी आर्म थे। लेकिन ये जो वॉरशिप्स हैं बाकायदा, जो छोटी मतलब बड़ी नहीं, छोटी और इन्होंने 3 अमेरिकन जो हैं युद्धपोत वहां पर लाल सागर में हैं, आइसन गैबन और एक और है। तो किस पे अभी हमला हुआ है, घेर के हमला हुआ है, उसमें यूएस को क्या नुकसान हुआ है, उसमें दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। क्योंकि जो नेवल वॉरफेयर होती है वो एक अलग तरह की होती है। उसमें वो जैसे जमीन की लड़ाई होती है वो नहीं होती। उसमें एक खास जगह से शिप का साइज क्या है, उस पे उसके पास हथियार क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। यमन ने लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया है। अभी तक उसकी खबर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी तक नहीं आई है। हम एक चीज गैस कर सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से चुप्पी है, इसका मतलब है कि अमेरिका को एक बड़े नुकसान होने की संभावना है आज के दिन में। और ये देखिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये लड़ाई, ये युद्ध जमीन पर लड़ाई जा रहा है, हवा में भी लड़ा जा रहा है, क्योंकि हवाई जहाज भी इसमें अब आ गए हैं। और हिजबुल्ला ने मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल जब आप मार रहे हैं, जो ज़मीन से आसमान में, और उन्होंने इजरायली प्लेन्स को मारा है और इजरायली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को मारा है। बल्कि जो आज हिब्रू हिब्रू मीडिया की तरफ से जो खबर आई है वो ये आई है कि किस तरह से जो माउंट मेरोन पे हिजबुल्ला का हमला हुआ था पहले, अभी 1-2 दिन पहले, आज जो हुआ है उसकी तो एक अलग कहानी है। जो माउंट मेरोन पे हमला हुआ है वहां पर उनके नॉर्दर्न कमांड के जनरल थे, उन वो तक हताहत हो सकते थे। इतनी बड़ी, इतना इतना शौक लगा है इसराइल को। अब सवाल यह है कि इसराइल को कितने शॉक्स लगेंगे जिसके पहले कि वो जागेगा। 7 अक्टूबर को भी उसको शौक लगा। उसके बाद जब यमन ने 17 नवंबर से अपनी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी, तब उसको शौक लगा। हिजबुल्ला तो चलिए 8 अक्टूबर से ही कर रहा है, लेकिन अब जब उसने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, क्योंकि हिजबुल्लाह के भी एक कमांडर को इजराइल ने मारा। हालांकि एक दूसरे कमांडर को, जो कह रहे थे, जो इजराइल कह रहा था कि हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट के चीफ हैं उनको हमने मार दिया, उसको हिजबुल्लाह ने डिनाई किया। लेकिन एक जो अवितमी करके एक एक उनके कमांडर थे, एक मारे गए हैं, वो भी परसों की बात है। जी। परसों मतलब 8 तारीख की। तो अब देखिए इजराइल में लेकिन क्या नुकसान हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जनरल की जान को खतरा था। तो जनरल की जान को खतरा था मतलब ये है कि वहां और लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने जो अभी इंफोग्राफिक जारी किया था, मेरे ख्याल से 8 तारीख को, 7 या 8 तारीख को, उसमें उसने कहा था कि इस 8 अक्टूबर से और करीबन 7 जनवरी तक उसने 2000
इजरायली सैनिक मार गिराए। 2,000 मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और करीब 2.5 लाख उसने जो है, जो वहाँ पर सेटलर्स, जो नॉर्दर्न इसराइल और साउथ लेबनान बॉर्डर पे जो सेटलर्स कॉलोनी है, उसमें से 2.5 लाख लोगों को विस्थापित किया है। और वो भी खबर आपको हमने एक बार डिस्कस की थी कि उन विस्थापितों को जो इसराइल ने होटलों में रखा था, वो होटल खाली हो गए हैं, वहां से वो विस्थापित भी चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये अभी तक क्लियर, ये क्लैरिटी भी नहीं है। और इसराइल के अंदर इस बात को लेके इसराइल का वॉर कैबिनेट जो है बुरी तरह से डिवाइडेड है कि हिजबुल्लाह के ऊपर क्या किया जाए, हिजबुल्लाह के मुद्दे पे एग्रेसिव हुआ जाए कि उसको और डी एस्केलेट किया जाए। और इसीलिए अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, जो कि प्रो इजराइल रहे हैं, खुद भी यहूदी भी हैं, वो आए यहाँ पर और अभी फिर आए हैं। और अभी वो कोशिश कर रहे थे कि यमन के खिलाफ भी कुछ हो जाए और कुछ इस तरह की। लेकिन उसके पहले वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया कि हिजबुल्लाह से अमेरिका अमेरिका का ये असेसमेंट है कि हिजबुल्लाह से इजराइल नहीं जीत सकता। तो अब ऐसी स्थिति में जो एक पूरी सिचुएशन बन रही है और यमन और अग्रेसिव हो गया है, यमन भी अमेरिका को एक तरह से उसने आज साफ कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक पूरी डिटेल सामने नहीं आए हैं। यमन ने आज ये साफ कर दिया कि हम भी अमेरिका तक मार करने की पहुंच रखते हैं। क्योंकि सर यमन के हमलों को ही लेकर के मैं बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि यमन ने कई बड़े हमले किए जिसमें अमेरिका ये हर बार दावा करता रहा कि हमने हवा में मार गिराया, जिसमें यहिया जो उनके साड़ी हैं उन्होंने साफ तौर पर, जो सैन्य कमांडर हैं उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि हम जब हमले करते हैं तो हम साफ तौर पर दिखाते हैं कि हमने सटीक निशाने पर हमला किया है। पर यूएस की तरफ से, या इजराइल हो, ब्रिटेन, जब भी ये हमले होते हैं तो वो कभी कोई वीडियो फुटेज सामने नहीं ला पाते हैं जहां 21 ड्रोन बड़ी तादाद में, जिसमें खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल यमन ने किया आज के हमलों में। अमेरिका का और ब्रिटेन का, ये यूके का साफ तौर पर कहना है कि हमने हवा में मार गिराए हैं। तो क्या ये हजम होने वाली बातें हैं जो शगुफा छोड़ दिया जाता है कि हाँ हमला हुआ मान लिया पर हमने हवा में मार गिराए? तो इस पहलू को, इस गुत्थी को कैसे समझा जाए? नहीं, हवा में मार गिराए, देखिए क्या होता है, उसको इंटरसेप्शन कहते हैं। मतलब कोई मिसाइल, कोई गाइडेड मिसाइल यमन ने मारी, उसको अमेरिका ने इंटरसेप्ट कर लिया, उसको हवा में उसने रोक दिया, या उसको उसने मतलब वही वही जो अपनी अपनी जो शब्दावली में कहते हैं हमने मार गिराया। लेकिन कई मिसाइल्स जो यमन की हैं वो स्ट्राइक भी की हैं। सब लोग जानते हैं कि युद्ध की जो मर्चेंट वेसल्स जो वहां पर इसराइल की तरफ जा रही थी, अ, उनको स्ट्राइक भी की हैं। इसीलिए देखिए तो 50% से ऊपर पूरा बिजनेस लाल सागर का प्रभावित हो गया है। और लोग जो हैं वो लंबा रूट अफ्रीका के चारों तरफ से ले रहे हैं, जो वास्को डिगामा वाला रूट था 500 साल पहले वाला। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो अमेरिका जो ये कहता है कि हमने मार दिया, ये कर दिया, तो इसकी जो लैंग्वेज है अमेरिका की, ये 2001 के बाद, जो 2004 में इसने इराक का इन्वेजन किया, उससे जो इसकी एक भाषा आई, एक अमेरिका की एक भाषा में अजीब सा एरोगेंस होता है, एक घमंड होता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हम सुपर पावर हैं, दुनिया के नंबर 1 की इकॉनमी है, दुनिया की नंबर 1 की ताकत है, तो हमने ये किया। तो हमने ये किया मतलब कि कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत ही पिछड़े देश के खिलाफ हमने ये किया तो वो पूरा तबाह हो गया। लोग इसका ये मतलब निकालने लगते हैं, या उसको ऐसा अमेरिका ने एक मीडिया में और बाकी जगह एक फौज तैयार की है, मध्य वर्ग की, मिडिल क्लास की, जो ये तुरंत ढोल पीटने लगती है कि अरे अमेरिका ने मार दिया, अमेरिका ने मार। अरे अमेरिका युद्ध के मैदान में जब एक अमेरिकन सोल्जर खड़ा है, यमनी सोल्जर, ये सोल्जर खड़ा है, ना अमेरिकन सोल्जर के माथे पे लिखा है कि वो बहुत बड़ा कोई सूरमा है और किसी बहुत बड़े देश से आता है, ना यमन के फाइटर के माथे पे लिखा है कि किसी गरीब देश से वो आता है। वहां तो यही तय होता है कि आमने सामने कौन जीतेगा, किसका ज्यादा बल है, किसके पास हथियार हैं, और जो किस तरह से उन हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। कई बार कम हथियार वाले बड़े हथियार वालों को मार गिराते हैं। तो वही जो जमीन पे होता है, उसी तरह से आप युद्ध, आप सागर में देखिए, समुद्र में आमने सामने जब दो युद्धपोत होते हैं, तो वहां ये नहीं होता है, ये दर्शकों को समझना चाहिए, उसमें ये नहीं होता है
कि उसके ऊपर ये लिखा है कि ये अजेय है, इसको कोई हरा नहीं सकता। और जो दूसरा युद्धपोत होता है जो किसी दूसरे देश से आता है, उस पर लिखा होता है कि ये गरीब है, पिछड़ा है, इसको हरा दिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जी वहां पर सीधी सीधी लड़ाई होती है। वहां पर अभी जैसे आज जो पूरी रिपोर्ट आ रही है, जिस स्ट्रेटजी के साथ और जिस पूरे चक्रव्यूह के साथ यमन ने अमेरिकन युद्धपोत पे हमला किया है, उसके उससे देखिए कोई बड़ी खबर आ सकती है। जी जी। सर, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि दो बड़ी घटनाएं जो हैं लाल सागर के पास में हुई, जहां ईरान ने यूएई के जहाज को डिटेन किया जो इजराइल के लिए तेल लेकर के जा रहा था। तो वहीं अंसारुल्लाह ग्रुप के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया, कि खुलासा ही किया कि भाड़े के जो सैनिक हैं वो यूएई ने बुलाए हैं और वो किसी और शिप के ऊपर हमला कर सकते हैं, और जिससे यमन के खिलाफ अग्रेशन बढ़े और यमन के ऊपर लोग जो हैं, तमाम मुल्क जो हैं, वो हमला करना शुरू कर दें। किस तरीके से देखा जाए जो यूएई की भूमिका इस जंग के दौरान सामने आई है, और एक बड़ा आरोप कहें या खुलासा कहें जो अंसारुल्लाह की तरफ से किया गया है। ये अंसारुल्लाह ही की तरफ से नहीं, ये हमास की तरफ से भी आया है कि यूएई की जो पोजीशन है शुरू से वो ये रही है। और मैं कुछ लेख भी मैं पढ़ रहा था अभी कि तुरंत 7 अक्टूबर के बाद यूएई वगैरह की पोजीशन ये थी कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन हमास को इजराइल खत्म कर दे तो मजा आ जाएगा। ये पोजीशन यूएई की थी कि हमास जो है वो, क्योंकि देखिए हमास सबकी आंखों में किरकिरी है। हमास वही है जो एक समय सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी, कि वो सत्ता में आ गई तो सबका खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि वो सीधे सीधे, अगर सुभाष चंद्र बोस की सत्ता होती तो भारतीयता की बात होती, भारतीय हित में उस सब कुछ हो, देश भी शायद विभाजित नहीं होता। तो उसी तरह से हमास जो है वो एक अविभाजित फिलिस्तीन का एक सिंबल है। और अगर हमास को आप हटा दीजिए तो उसके बाद फिलिस्तीन की जनता है, फिर फिलिस्तीन की जनता के पास कोई संगठन नहीं है आज की तारीख में। पहले पीएलओ होता था, वो अब खत्म हो गया, यासर अराफात भी अब नहीं रहे। अब आज की तारीख में हमास सबसे बड़ा संगठन है, और हमास को अगर आप हटा दीजिए तो आप जैसे चाहे फिलिस्तीनियों को आप उनके उनसे सहानुभूति भी रख के, ये ठीक है, आप उसको अलग नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं, यूएई कहेगा मैं अरब देश हूँ, फिलिस्तीनी भी अरब हैं, इनको अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको उनका शोषण होगा, फिलिस्तीनियों का शोषण होगा। अगर तेल वहां से यूएई निकालेगा तो उसका 10% कमीशन देगा। और हमास के रहते हुए अगर हमास ये फिलिस्तीन की सरकार बनती है और उसके साथ यूएई डील करेगी तो यूएई को 10% मिलेगा, 90% फिलिस्तीनियों को जाएगा। ये फर्क है देखिए। और यहाँ पर आड़ते खेते हैं, इसीलिए हमास को ये लोग कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे थे कि इसराइल खत्म कर दे, इसराइल खत्म नहीं कर पा रहा है, बल्कि ये युद्ध और बढ़ता जा रहा है। और अब यूएई डरता जा रहा है, क्योंकि यूएई को ये लग रहा है कि, अब आप सोचिए, दुबई आप गए होंगे, मैं तो गया, मैं तो रहा हूँ वहाँ 3-4 साल। तो दुबई और अबू धाबी आप देखिए, तो उसके जो पूरा जो है वो एक तरह से रेत था, वहां पहले कुछ नहीं था। और पूरा एक उन्होंने, मतलब एक यूरोप वहां पर बनाया हुआ है, एक सपनों का पूरा एक महल। एक तरह से आपको विश्वास नहीं होगा कि रेत में इतना बड़ा एक कैसे एक मतलब जो हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि एक शहर पूरा अजीब, जिसमें स्काई स्क्रेपर्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग अब वहां पर है, सारी चीजें। लेकिन एक एक ईरान की मिसाइल या हिजबुल्लाह की मिसाइल अगर एक स्काई स्क्रेपर पे लग गई तो पूरा दुबई खाली हो जाएगा, कोई वहां नहीं रहेगा। जी इतनी जल्दी लोग भागेंगे। और खास तौर पे जो विदेशी अमेरिकन और ब्रिटिश वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं बैठे, और जो उन्होंने अपना काला पैसा भी लगाया हुआ है दुबई में, अबू धाबी में, वो पूरा अड्डा है इन सब चीज़ों का। और एक तरह से उसको विदेशी यूरोपियंस चलाते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन चलाते हैं यूएई को। तो वो सबसे पहले भाग, यूएई के पास कुछ नहीं रह जाएगा, वो वापस वो एक फिर से एक एक रेतीला एक रेगिस्तान बन जाएगा। जी तो ये भी यूएई जानता है कि एक अगर मिसाइल लग गई तो हमारा खेल खत्म। हम तो इतने छोटे से एक देश है। जी जी। तो क्योंकि इसमें इससे भी पहले, यूएई। जी जी। क्योंकि सर इससे पहले ये देखा गया कि यमन और यूएई हो, सऊदी अरब हो,
बीते कई सालों से हमले करते रहे अमेरिका के साथ मिलकर के। 2015 में एक हमारे दोस्त थे यमन के, जिन्होंने खासतौर पर बताया कि कैसे उनके घरों पर मिसाइलें गिर रही हैं और अलग अलग देशों में जाकर के उनके लोगों को रहना पड़ रहा है। क्या देखा जा रहा है कि यूएई की भूमिका मिडल ईस्ट में एक बड़ा टकराव ला सकती है? यूएई के पास अब वो ताकत नहीं रही। देखिए 2015 में अमेरिका ने एक कोalition बनाया था। ओबामा उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। बाद में ओबामा ने कहा इस बात को कि ये हमारी गलती थी, और बाद में अमेरिका ने उस लड़ाई को मतलब खत्म किया। 2015 में सऊदी अरब और यूएई के ट्रूप्स ने ही अटैक किया था यमन को, जब हुतीज वहां पर सत्ता में आ गए थे 2012 में। और वो लोग सीधे सीधे चैलेंज कर रहे थे, यूएस को चैलेंज कर रहे थे, वो लोग इसराइल को चैलेंज कर रहे थे। तो सऊदी अरेबिया ने अटैक किया, सोचिए, और उस कोलेशन का लीडर अमेरिका था। लेकिन उसमें हुआ क्या, उसमें सऊदी अरेबिया को मुंह की खानी पड़ी। 1 इंच, 1 इंच भी यमन की जमीन सऊदी अरेबिया नहीं ले पाया। जो भी थोड़ा बहुत, और वो जो एक एक जो प्रो सऊदी अरेबिया की सरकार एक है वहां पर यमन में, उसका छोटा सा एडन एक इलाका है, वो एक वहां पर साउथ, ये साउथ यमन में। नहीं तो यमन का जो 70 से 80% हिस्सा है वो पूरा हूतियों के पास है, और उसका जो कैपिटल सना वो भी हूतियों के पास है। तो अब यहाँ पर देखिए जो पूरी सिचुएशन बन रही है उसमें यह है कि यूएई 2015 की हार के बाद, 2015 में जो यमन से हारा, वो तो वो वापस उसका उसके अंदर ये ताकत तो है नहीं कि वो अकेले किसी भी देश से लड़ सके। वो तो सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और सऊदी अरेबिया जो है वो एकदम चुप है अभी 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 वो किसी भी तरह से। और एक जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल मतलब सोचिए आप कितनी ये मतलब क्रूर बात है कि ये बात 7 अक्टूबर के पहले जो हमास ने हमला किया, उसके पहले ये बात हो रही थी कि अब तो हमास खत्म है, अब तो फिलिस्तीनी जनता की जो आवाज है वो खत्म है, अब तो उनका प्रतिरोध खत्म है, उनका रेजिस्टेंस खत्म है। अब सऊदी अरेबिया और इसराइल में दोस्ती हो जानी चाहिए, सब जगह सबकी दोस्ती हो जानी चाहिए, मतलब नॉर्मलाइजेशन। मतलब इतने साल के जो जुल्म आपने किए 1948 के बाद आज भी कर रहे हैं, वो सब नॉर्मल कर दो, वो सब मान लो कि ठीक है, वो सब वो हो गया। ये चीज जो नहीं हो पाई, और 7 अक्टूबर ने जिस चीज को तोड़ा, उसके बाद यूएई की जो हालत है वो आप सोच लीजिए कि वो मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाले, मतलब जीरे की स्थिति हो गई जी, उसकी। क्योंकि सर जैसे कि देखा जाए सऊदी अरब की जो भूमिका, क्योंकि मिडल ईस्ट में एक टकराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ब्लिंकिन का दौरा रहा मिडल ईस्ट का, जहां ब्लिंकिन इस दौरे से जब वापस लौटे तो पत्रकारों से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एंटी अमेरिका देश जो है वो जंग में एकजुट हो सकते हैं, पर मिडल ईस्ट के कुछ दो देश जो हैं वो इसराइल की तरफ बढ़ सकते हैं, उससे अपने व्यापार को सुधार सकते हैं। तो कैसे देखा जाए इन चीजों को भी, क्योंकि ये वही ब्लिंकन है जो चेतावनी दे रहे थे यमन को, और यमन ने आज फिर हमले करके दिखा दिए। हाँ, तो ब्लिंकिन तो की तो लाइन पिट गई है ना। ब्लिंकिन की लाइन, ब्लिंकिन क्या, जो बाइडेन की लाइन पिट गई है अभी। कल ही की बात है, एक चर्च में भाषण दे रहे थे जो बाइडेन, और वहां पर, और वो जो वहां पर जो अश्वेत लोग हैं उनकी चर्च थी। तो वहां पर वो भाषण दे रहे थे कि श्वेत और अश्वेत सब बराबर हो गए हैं, ये हो गया है। वहीं पर लोगों ने उठ के चिल्ला के बोला कि फिलिस्तीन को आजाद करो। उनकी पूरी जो चर्च की मीटिंग थी वो डिसरप्ट हो गई, और वो उसमें कोई फिलिस्तीनी नहीं था, कोई अरब देश का आदमी नहीं था जो ये बोल रहा था। वो लोकल अमेरिकन्स थे, वाइट्स थे, ब्लैक्स थे। उसमें कोई कोई यहाँ से नहीं गया था मतलब बाइडेन की स्पीच को अमेरिका में रोकने के लिए। तो अब जब गुस्से का स्तर ये है कि अमेरिका की जनता जो है बाइडेन को बोलने नहीं दे रही है, और वहां के बड़े बड़े नेताओं का घेराव हो रहा है, वहां के बंदरगाहों का घेराव हो रहा है, इसराइल को हथियार ही नहीं पहुंच पा रहे हैं बहुत सारे। हालांकि उनके पास एक स्मगलिंग के ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, इसराइल तो इज अ स्मगलर स्टेट, वो तो स्मगलरों का देश है। वो तो आईसिस से भी तेल लेता था। वो बात रिकॉर्ड पे है कि आईसिस से ये तेल लेते थे, और आईसिस से पूछा गया, जब आईसिस था वहां पर, तो आईसिस से जब पूछा गया, वो तो आईसिस ने कहा कि अब हम तो बेच देते हैं, अब पता नहीं बिचौलिए किसको दे दें। तो ये गेम चल रहा था आईसिस और इसराइल में, ये पूरा गेम चल रहा था जो एक्सपोज हो गया। जी।
सर इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ का अग्रेशन जो बयान में था वो जमीन पर देखने को मिला। और जो जमीन पर एग्रेशन देखने को मिला, जहां अल अरूरी की हत्या की गई, उसके बाद उनके कमांडर की हत्या की गई, हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार हुआ, और अब हिजबुल्लाह वो ताकत रखता है कि इसराइल को उसके घर में घुस करके मार रहा है। तो वहां का मीडिया ये साफ तौर पर बता रहा है कि हिजबुल्लाह इसराइल को घर में घुस करके मार रहा है। इसराइल की जो सैनिक है वो अपने घर में भी अब सुरक्षित नहीं है। तो कितना कैसे देखा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि आयरन डोम के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि आयरन डोम इतना सक्सेसफुल है कि एक बनक भी लगे तो वही मार गिराता है। इनका मोसाद इतना इंटेलिजेंट है कि सभी इंटेलिजेंस उसके सामने फेल है। तो ये बड़ा फेलियर है जिसको खुद नेतन्याहू नहीं बता रहे, पर वहां की मीडिया खुल करके लिख रही है। नहीं, अब तो ये बातें खत्म हो गई। देखिए, आयरन डोम अब कुछ नहीं रहा। मैं वही बार बार बात आ जाती है कि बड़ा अफसोस मुझे होता है कि जो भारत में पत्रकारिता का स्तर है, और गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि जो सो कॉल्ड अपने को वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, उनकी भी हमने इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में हमने पोजीशन देख ली। चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो सिद्धार्थ वरदराजन हो, चाहे वो, अरे मैं तो नाम भी मुझे याद नहीं रहते, एक अपने इधर इतिहास के अशोक पांडे भी हैं, वो भी बोलते। भाई देखिए, बात क्या है कि आप अगर इस तरह से बीच बीच की बातें करते रहिए। अच्छा, बहुत लोग मेरे ही सोर्स, कुछ जैसे अशोक पांडे जी हैं, जो मेरी ही खबरें हैं उन्हीं को आधार बना के बोलते हैं, और वो उस हिसाब से एक अपनी अपनी एक थोड़ा सा कांग्रेसवादी लाइन ले लेते हैं। अरे तो कांग्रेस के तो हम लोग भी भाई एंटी बीजेपी हैं, और अभी हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है कि भाई कांग्रेस ही एक विकल्प है। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है किसी भी, ये फिलिस्तीन और ये जो मुद्दा है, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये ये किसी मध्यमार्गी पार्टी, मतलब बीजेपी भी एक पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, कांग्रेस तो भारत का तो फिलिस्तीन गाजा युद्ध 1857 में हो गया। ये जो लड़ाई हो रही है, ये आपको एक नए, आप 1857 में जाइए, वहां पर या तो आप अंग्रेजों के खिलाफ थे और या साथ थे। अगर आपका रंग अगर आप अंग्रेजों की तरह दिखते हैं तो आप मार दिए जाएंगे, अगर भारतीयों की तरह दिखते हैं तो वो मार देंगे आपको। ये पूरी स्थिति 1857 में थी। वही स्थिति इजराइल पैलेस्टीन की आज की स्थिति में है। या तो आप हमास के साथ हैं, और इसमें ये नहीं चलेगा। अभी मैं देख रहा था इनको, अशोक पांडे जी को कल ये किसी उस पे बोल रहे थे, मेरे ही कुछ स्टैटिस्टिक्स को आधार बना के, तो उसमें ये बोल रहे थे कि हमास को शायद तो कुछ कुछ तो नुकसान हुआ होगा। अरे भाई, हमास को नुकसान क्या होगा? आप ये बताओ कि इसराइल अभी तक जो जितने लोगों को मारा है इसराइल ने, उसमें उसमें उसने क्या अलग से कोई लिस्ट पब्लिश की है कि हमास के कितने लोग मरे हैं? क्या उसको ये पब्लिश कर पाने की कुवत भी है? जी। और हमास लिस्ट पब्लिश कर रहा है कि हमने हजारों इजरायली मार जी दिए। सर, इसी के साथ साथ मैं इस पर आना चाहूंगा, क्योंकि ये लोगों में जंग के दौरान बड़ा कंफ्यूजन रहा है। बड़े बड़े नाम वाले भी खुल करके जो है हमास का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या गुरेज है कि क्यों खुल करके सामने नहीं आ रहे। पर इस जंग के दौरान हमने देखा है कि हमास जब मारता है तो वो एक आंकड़ा बता देता है कि हाँ इतने मारे हैं, पर जितने भी इसराइल ने गाजा के अंदर हमले हुए हैं, पर जमीनी जंग में कुछ हासिल नहीं हुआ है। जितना नुकसान गाजा में हुआ है वो सिर्फ आसमानी हमलों में हुआ है। इस फेर को कैसे समझा जाए, क्योंकि कई व्यूवर जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनका साफ तौर पर ये रहता है कि गाजा पूरा तबाह हो चुका है, और आप बता रहे हैं 1,000 सैनिक मारे गए, इतने टैंक उड़ा दिए। कैसे देखा समझा जाए इस चीज को? तो भाई, ये भी तो बात हो रही थी ना कि वो 1857 में जब लड़ाई हुई थी, और दिल्ली के में लोग कह रहे थे अंग्रेज जीत गए, दरअसल भारत जीता था। आज जो पूरी आर्य बहादुर शाह जफर हारे नहीं थे, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। काउंटर अटैक हो जाता तो अंग्रेज उसी दिन हार जाते। लेकिन 1857 की लड़ाई जब हो रही थी तो उस समय आप देखिए, तो वो बता रहे अंग्रेज जो हैं वो 10 दिन में जीत लेंगे दिल्ली, 20 दिन में जीत लेंगे। उनको 4 दिन, 4 महीने लग गए और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को देश छोड़ना पड़ा, और वो उसको दुनिया छोड़नी पड़ी दुनिया में। और उसके बाद से आज तक, 1857 के बाद से आज तक, एक कंपनी ने कोई एक देश नहीं चलाया है। वो वन एंड ओनली टाइम था वो, उसको 1857 ने इतना बुरी तरह अंग्रेजों को मारा, इतने सारे अंग्रेजों को मारा, कि उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस तरह से आगे बढ़ सके।
अब ये जो नया रास्ता अमेरिका और इसराइल ने निकाला कि हम फिलिस्तीनियों की जमीन बेदखल कर देंगे, और हम इस तरह से, और लेकिन हम इस तरह से करेंगे कि दुनिया को लगेगा कि हम प्रगतिशील हैं, हम उनको बेघर कर देंगे, हम उनको, लेकिन दुनिया को लगेगा कि अरे वो हमास ने जो 7 अक्टूबर को इतनी वो औरतों का रेप कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, तो अब हम जस्टिफाइड हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई ये बताओ कि एक तो पहली बात कि तुम वहां थे क्या जब ये सब, मतलब जब लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। रेप तो तब होता है जब युद्ध पे, जब जब युद्ध पे हम चले, हम कह रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल एक उस पर भी देखें, रेप वगैरह जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर जब दिल्ली की लूट की, मथुरा की लूट की, झांसी की लूट की, सब तरह के जुल्म किए, तो जब एक लड़ाई कोई जीतता है उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हमास तो वहां पर जाके मार के वापस आ गया, तो वो पूरे समय लड़ते रहे उसके लड़ा के, इतना टाइम कहाँ था कि आप इस तरह की चीज करिए। दूसरी बात, सारे वीडियो, अच्छा इसमें देखिए इस साजिश में कि सच में रेप हुआ है, ये चीज बीच में खत्म हो गई थी, बीच में बंद हो गई थी, फिर से शुरू कर दिया ये। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया था, इसमें सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स पे विश्वास मत करिए, वॉशिंगटन पोस्ट पे विश्वास मत करिए, परखा दत्त पे विश्वास मत करिए, किसी राणा अयूब पे विश्वास मत करिए। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए वो लिखती हैं, जो वो लोग कहेंगे वही लिखेंगी। ये लड़ाई जो है ये सीधी सीधी अस्मिता की और उसके साथ साथ अपनी जमीन की लड़ाई है। इस लड़ाई में ये लोग ऑलरेडी दुश्मन के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनके आर्थिक हित जुड़े हैं। जो राणा अयूब वहां रह रही हैं अमेरिका में, तो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो तो वही लिखेंगे ना जो वो कहेंगे। उनका अपना क्या है, बरखा दत्त का भी अपना क्या है, या ये सिद्धार्थ वरदराजन को यहाँ वायर चलाना है, अशोक कुमार पांडे को कांग्रेस से पैसा लेना है, तो ये तो अपनी उन्हीं की बातें करेंगे ना घूम फिर के। या बहुत ज्यादा हुआ तो जैसे प्रियंका गांधी के कुछ ट्वीट्स आते हैं कि हम बड़ी सिंपथी में हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के ये ट्वीट्स नहीं आते हैं कि हम जो हैं वो हमास के साथ खड़े हैं, या हम, चलिए ये भी आप बोल दीजिए कि जो आज़ादी की लड़ाई हो रही है हम उसके साथ खड़े हैं, ये भी नहीं बोल पाते। जी तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा दर्शक पीछे हैं। फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं और जो मिडिल ईस्ट की जो जनता है, आप अरब जनता के पास जाइए, वो आपसे हो सकता है कम पढ़ी लिखी हो सकता है आपसे कम पैसे वाली हो, लेकिन आज के तारीख में वो आपसे ज्यादा जानकारी रखती है। आपसे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनसे वहाँ का जो मध्यवर्ग है वो हिंदुस्तान के मध्यवर्ग से ज्यादा जानकारी रखता है, ज्यादा पॉलिटिकली शार्प है। यहाँ के लोग अपने को बहुत बड़ा पॉलिटिकल समझते हैं, ये लोग एकदम जीरो हो गए हैं इस लड़ाई में। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि लगातार ये दावे किए जाते हैं, एक तरफ दुनिया की सारी ताकतें हैं, सुपर पावर अमेरिका, एक तरफ हिजबुल्ला, हमास है, यमन है, क्या सारे देश एक साथ आकर के भी इन रेजिस्टेंस को हरा सकते हैं? ये क्या, कौन सा आता है भाई, सवाल ये है ना कि कौन, वहां अभी तो रशिया चाइना चुप हैं, वो तो ईरान के साथ हैं, वो तो ईरान के साथ है ना। तो सब देश आएंगे तो वो भी तो आएंगे, वो तो शुरू में उन्होंने इंडिकेट कर ही दिया था कि वो आएंगे। उसके बाद अब वो, अब उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमास इतना अच्छा लड़ रहा है। दूसरी बात, उसको उसके पीछे हिजबुल्ला है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमास, उधर हिजबुल्ला, इधर यमन, हिजबुल्ला के पीछे इराक, इराक के पीछे सीरिया, सीरिया के पीछे ईरान, ईरान के पीछे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पीछे चाइना, चाइना के पीछे रशिया। तो ये पूरा चेन बना हुआ है। इस चेन को आप क्या तोड़ेंगे? इस चेन को तो ना आप तोड़ सकते हैं। आपका तो अमेरिका का आधे से ज्यादा पैसा चाइना में लगा हुआ है। चाइना जब चाहे अमेरिका को सड़क पे ले आए, केवल आर्थिक हथियार इस्तेमाल करके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, बात यही है कि अमेरिका के अब दिन खत्म हो गए। अमेरिका और ये जो पश्चिम के देश थे, जो खास तौर पे 9/11 के बाद जिन्होंने सोचा था कि अब दुनिया हमारे साथ सिंपथी कर रही है कि हमारे इतने लोग मारे गए और मुसलमान टेररिस्ट हैं और अरब टेररिस्ट हैं, वो सब खत्म हो गया। अब वो पूरा नैरेटिव खत्म हो गया। सर, जैसे आपने 9/11 का जिक्र किया, और यही सेम पैटर्न जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, पूरी दुनिया में सिंपैथी गेन की अमेरिका ने, और फिर इसके बाद इसराइल ने भी यही सिंपैथी गेन की। क्या ये उसी ढर्रे पर है जहां इस्लामोफोबिया फैलाया जा सकता था, पर वो एजेंडा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 9/11 7 अक्टूबर नहीं है।
मैंने 9/11 दूसरे संदर्भ में कहा था। मैंने ये कहा था कि 9/11 के बाद जो अमेरिका ने एक अपना हमलावर रुख अख्तियार किया था, और ये चीज दुनिया में कहने की कोशिश की थी कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मुसलमानों को जितना भी हम बदनाम करें, मतलब शाहरुख खान जैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी को पिक्चर बनानी पड़ी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जी जी ये हालत हो गई जब उसको एयरपोर्ट पे सर्च किया गया। तो मतलब जब ये सिचुएशन ये लोग ले आए थे कि सारे जो मुस्लिम्स हैं वो टेररिस्ट हैं, वो जिनका नाम ये है वो टेररिस्ट हैं, ये इस तरह की हालत थी दुनिया में एक समय। लेकिन ये फिलिस्तीनियों ने जो 7 अक्टूबर किया, देखिए इसमें कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस कोट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी देन एज अ फार्स। तो जो 9/11 वॉज अ ट्रेजेडी, क्योंकि 9/11 को मैं ये नहीं मानता हूं कि वो जो कोई रेजिस्टेंस के बहुत अच्छे लोगों ने किया या अच्छे अच्छे कॉज के लिए किया। उसमें तो हमारा ख्याल है अमेरिका ने खुद ही करवाया। वो थी, अब बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज अमेरिका खुद ही दिखा रहा है। अभी इस बार नेटफ्लिक्स में उसके जो पिछले साल आई थी फिल्म, बहुत सारी फिल्म्स ऐसी आ रही हैं जो खुद दिखा रही हैं कि अमेरिका ने खुद ही करवाया 9/11, एकदम साफ वो साबित हो रहा है। तो अब जब ये बातें आ रही हैं सामने, तो 9/11 तो चलिए, और उसको हम मान लेते हैं कि एक एक ट्रेजिडी थी। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ, वो तो वो तो मतलब जो 7 अक्टूबर को इन्होंने करने की कोशिश की हमास के हमले के बाद, कि उसी तरह दिस इज इजराइल 9/11। अरे इजराइल कोई मान रहा है? हमास जो है उसने तुम्हें घर में घुस के मारा है, तुम इतनी बड़ी तोप थे, उसने कह दिया कि तोप को हमने तोड़ दिया। अब तुम्हारे मुंह, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे दुनिया में। नेतन्याहू मुंह नहीं दिखाने लायक रहे। उनके जितने एलाइज हैं, और वहां मतलब वहां से लेके इजराइल और अमेरिका से लेके और भारत के जो एक टुटपुंजिया पत्रकार हैं, यहां तक उस पूरी जो चेन बनी है, वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। अभी भी जो इस तरह की बात करते हैं, अरे आपने पूरी दुनिया में आपने ढिंडोरा पीटा कि हमास ने हमारे साथ ये किया, हमास ने हमारे साथ वो किया। वही जैसे कभी कभी नरेंद्र मोदी जाके कहने लगते हैं, कर्नाटक में वो एकदम उल्टा पड़ गया जब उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरे साथ मुझको 99 बार गाली दी, मुझे 90 बार गाली दी। तो लोगों ने कहा कि आप तो इतने बड़े तोप हैं, आपको गाली दी कैसे कोई दे सकता है लोग। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो इसराइल ने किया कि पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा कि हम तो बहुत बड़े, तो वो हमको हमास ने ये किया, हमको वो किया, उससे उल्टा पड़ा। उन्होंने कहा हमास ये अगर वाकई उसने ये किया है तब तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जो ये हुआ था कि महिलाओं और बच्चों को मारा, अच्छा क्योंकि 9/11 अमेरिका ने खुद कराया था, इसलिए अमेरिका उसके नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा। इसराइल ने 7 अक्टूबर नहीं कराया। इसराइल ने मतलब हमास ने किया है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर एक तरह से जैसे वियतनाम ने अमेरिका के खिलाफ 1968 में टेट ऑफेंसिव किया था, उस तरह से ये पूरा हमास ने प्लानिंग के साथ किया। तो ये एक आज़ादी की लड़ाई या किसी भी जंग में, जो जैसे ये चाइना में आज़ादी की जंग हुई, भारत में आज़ादी की जंग हुई, हर उसमें जो है टर्निंग पॉइंट्स आए। तो टर्निंग पॉइंट ये 7 अक्टूबर बन गया। और पूरी दुनिया में जो इसराइल ने सोचा था कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, उसके बजाय पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई।